हेलो टू एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल दोस्तों। और आज हम डिस्कस करने वाले हैं क्रिटिकल एनालिसिस ऑफ ओलिवर ट्विस्ट बाय चार्ल्स डिकेंस। आज का वीडियो बहुत ज़्यादा स्पेशल होने वाला है। इस वीडियो के अंदर हम ओलिवर ट्विस्ट की समरी नहीं बट उसका क्रिटिकल एनालिसिस देखेंगे, जिसके अंदर हम इसके मेन थीम्स, इसके अंदर जो चीज़ें बताई गई है, इसका एक क्रिटिकल एनालिसिस करके आपको हम नोट्स प्रोवाइड कराएंगे। अगर आप चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो पसंद आए तो ज़रूर से इसको लाइक कर लेना। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो आज हमारा टॉपिक है क्रिटिकल एनालिसिस ऑफ ओलिवर ट्विस्ट बाय चार्ल्स डिकेंस। तो चलिए देखते हैं हमारा आज के नोट्स और इसको समझते हैं। तो फर्स्ट टॉपिक है इसका, हम इसको इंट्रोडक्शन की तरह देखते हैं। चार्ल्स डिकेंस ओलिवर ट्विस्ट इज अ क्लासिकल नॉवेल दैट एक्सप्लोर द social injustice of 19th century England, particularly the harsh reality of poverty, crime and institutional corruption। तो देखिए, जो ये चार्ल्स डिकेंस की ओलिवर ट्विस्ट जो नॉवेल है वो एक क्लासिकल नॉवेल है और वो एक्सप्लोर करती है सोशल इनजस्टिस को, यानी कि ये नॉवेल सोशल इनजस्टिस को दिखाती है ऑफ 19th सेंचुरी इन इंग्लैंड के जो सोशल इनजस्टिस थे 19th सेंचुरी को उसको दिखाती है। पर्टिकुलरली किस चीज को? हार्श रियलिटी ऑफ पॉवर्टी, जो गरीबी है उस समय की 19th सेंचुरी की, उसको ज़्यादा दिखाती है। पर्टिकुलरली क्राइम को और इंस्टीट्यूशनल करप्शन को। इसका मतलब कि जो यहाँ पे ऑर्फन हाउस थे वहाँ की एक हार्श रियलिटी को पोर्ट्रे करती है। दोस्तों, मैं फिर से आपको बताना चाहूँगा कि इसके अंदर हम कोई इसकी समरी नहीं देख रहे हैं। समरी का वीडियो देखना है तो प्लीज़ हमारे चैनल पे जो अपलोड किया गया है समरी का वीडियो, उसको ज़रूर से देख लेना, उससे आपको इसकी समरी मिल जाएगी। बट यहाँ पर हम इसका क्रिटिकल एनालिसिस देखेंगे जो आपको डायरेक्ट अपने एग्जाम में हेल्प करेगा। तो देखिए आगे बढ़ते हैं। पब्लिश इन सीरियल फॉर्म ऑफ फ्रॉम 1830 टू 1839। देखिए, सीरियल फॉर्म का मतलब होता है जैसे कि आजकल हम लोग सीरीज देखते हैं ना, वेब सीरीज, तो उसी तरह इसको 1830 टू 1839 में एक सीरियल यानी कि एक जो पार्ट, दूसरा पार्ट, इस तरह से इसको रिलीज किया गया था। द नॉवेल फॉलो द लाइफ ऑफ ओलिवर। तो देखिए, ये नॉवेल है ओलिवर की लाइफ की। ऑन ऑर्फन हु फेसेस रिलेटेड स्ट्रगल फॉर बिफोर अल्टीमेटली फाइंडिंग द सिक्योरिटी एंड लव। देखिए, ये नॉवेल एक ऑर्फन है जिसका नाम है ओलिवर ट्विस्ट। अब ओलिवर ट्विस्ट की लाइफ के अंदर बहुत ज़्यादा स्ट्रगल है जब तक कि उसको एक अल्टीमेट सिक्योरिटी और लव नहीं मिल जाता। देखिए, इसी जो जर्नी को दिखाया गया है इस नॉवेल के अंदर, ओलिवर की जर्नी को। थ्रू द शार्प सोशल कमेंट्री, मेमोरेबल कैरेक्टर एंड इंगेजिंग प्लॉट, Dickens criticized the societal system that fails to poor and highlight the resilience of human virtues। तो देखिए, इस नॉवेल के अंदर शार्प सोशल कमेंट्री दी गई है। किसके द्वारा? चार्ल्स डिकेंस द्वारा। कुछ मेमोरेबल कैरेक्टर है और एंड द इंगेजिंग प्लॉट, जो प्लॉट हमें जोड़े रखता है इस जो नॉवेल है इसको पढ़ने के लिए। डिकेंस क्रिटिसाइज द सोसाइटल सिस्टम्स। देखिए, जो लंदन की सिस्टम है 19th सेंचुरी को, उसको क्रिटिसाइज करती है। फेल टू पुअर हाईलाइट्स। देखिए, जो गरीबों को हाईलाइट करने में जो फेल हुआ था। और रेजिलेंस ऑफ ह्यूमन वर्च्यूज, और जो अच्छे गुण होते हैं उसकी रेजिलेंस दिखाई गई है ह्यूमन के। देखिए, इसका फर्स्ट टॉपिक है हमारा सोशल क्रिटिसिज्म एंड थीम। तो फर्स्ट टॉपिक है हमारा सोशल क्रिटिसिज्म एंड थीम्स। देखिए, यहाँ पर मैंने जो खुद छोटे छोटे पैराग्राफ और पॉइंट के साथ एग्जाम्पल भी दिए हैं, तो आप अपने एग्जाम में अच्छे से इसको यूज कर सकते हैं। इसके नोट्स पाने के लिए हमारे टेलीग्राम चैनल को जरूर से ज्वाइन करना। वन ऑफ द मोस्ट सिग्निफिकेंट एस्पेक्ट ऑफ ओलिवर ट्विस्ट, इट्स अ डीप सोशल क्रिटिसिज्म। तो देखिए, इसका मोस्ट इंपॉर्टेंट है कोई फैक्ट, ये जो सोशल क्रिटिसिज्म को ज्यादा दिखाता है। सोशल क्रिटिसिज्म मतलब कि समाज के अंदर जो बुरी चीजें हैं उनको क्रिटिसाइज करता है। डिकेंस एक्सपोज द क्रुएल्टी ऑफ वर्कहाउस। देखिए, इस नॉवेल के अंदर जो डिकेंस है हमारे राइटर, वो जो वर्क हाउस होते हैं जहाँ पर काम चलाते हैं बच्चों के द्वारा, उनको उनकी क्रुएल्टी, देखिए, उनको एक्सप्लोर करते हैं, एक्सपोज करते हैं। द करप्शन ऑफ द लीगल सिस्टम जो उस समय के करप्ट है उसको भी दर्शाते हैं। एंड द ग्रीम रियलिटी ऑफ द चाइल्ड लेबर, और बहुत ही दर्दनाक, बहुत ही हार्श रियलिटी ऑफ चाइल्ड लेबर। उस समय में चाइल्ड लेबर होती थी। तो देखिए, आपने नॉवेल की जो समरी नहीं देखी है तो आपको ज़्यादा कुछ समझ में नहीं आएगा, बट यहाँ से आपको एक आइडिया तो लग ही जाएगा। देखिए, ये नॉवेल दिखाती है कुछ ग्रीम रियलिटी ऑफ चाइल्ड लेबर।
द नॉवेल पोर्ट्रे द डिह्यूमनाइजेशन ऑफ द पुअर। तो देखिए ये नॉवेल है क्या पोर्ट्रे करती है, तो देखिए दिखाती है, मतलब पोर्ट्रे यानी कि चित्रण करती है। डिह्यूमनाइजेशन देखिए एक इंसान होता है उसके डिह्यूमनाइज करना, उसकी खराब हालत दिखाती है किसकी कॉन्टेक्स्ट ऑफ पुअर की। शोइंग हाउ द इंस्टीट्यूशंस डिजाइन टू हेल्प देम ऑफन एक्सर्बेट देयर सफरिंग। तो देखिए वो दिखाती है ये नॉवेल की जो इंस्टीट्यूशन होते हैं, कोई जो संस्थाएं होती है वो गरीबों को एक अच्छी हेल्प करने के लिए बनी होती है, वही क्या करती है उनका सफरिंग यानी उसकी पेन तकलीफ का कारण बनती है। एग्जाम्पल है द वर्क हाउस सीन्स वेयर ओलिवर आस्क फॉर मोर फूड सिंबलाइज द इनह्यूमन ट्रीटमेंट ऑफ ऑर्फन। देखिए जहां पर ओलिवर रहता था एक वर्क हाउस के अंदर, वहां पर क्या होता था कि उसने खाना मांगा, तो देखिए वहां पर उसको एक सजा मिली थी, वो एक इनह्यूमन ट्रीटमेंट थी ऑर्फन के लिए, जिसे समझाते हैं कि हमारे जो इंस्टीट्यूशन थे उस टाइम के जो लंदन के, वो उल्टा ही काम कर रहे थे उनको गरीबी दूर करने के बजाय। तो आगे हमारा सेकंड जो पॉइंट है वो कैरेक्टराइजेशन एंड सिंबोलिज्म। दोस्तों इसको डिस्कस करने से पहले मैं एक बात बताना चाहता हूँ कि अगर आप लास्ट तक देखते हैं ये वीडियो को तो मैंने कुछ और भी चीजें ऐड करी है, वो भी मैं आपको बता दूंगा, तो प्लीज वीडियो पूरा लास्ट तक देखिए। चैनल पे नए है तो सब्सक्राइब करें और वीडियो पसंद आ रहा है तो प्लीज वीडियो को लाइक जरूर से कर लेना। डिकेंस creates a vivid large than life character who symbolize various aspect of Victorian society। देखिए जो डिकेंस है जो हमारे राइटर, उन्होंने एक बहुत ज्यादा कैरेक्टर्स को सिंबलाइज किया है वेरियस एस्पेक्ट ऑफ विक्टोरियन सोसाइटी। देखिए जो कैरेक्टर्स हैं वो विक्टोरियन सोसाइटी को पोर्ट्रे करते हैं, जैसे कि हमारे ओलिवर है, जो फैगिन है, वो दिखाते हैं कि सोसाइटी कैसी है। ओलिवर रिप्रेजेंट प्योरिटी एंड इनोसेंस। देखिए ओलिवर है वो क्या रिप्रेजेंट करता है, तो प्योरिटी और इनोसेंस, while character like Fagin and Bill Sykes embodied corruption and brutality। जो फैगिन और बिल साइक्स है वो किस चीज को दर्शाते हैं, तो वो करप्शन और ब्रूटलिटी को दर्शाते हैं। नैन्सी अ ट्रेजिक फिगर सर्व एज अ ब्रिज बिटवीन द गुड एंड इविल। तो देखिए जो नैन्सी कैरेक्टर है जो इस नॉवेल के अंदर, वो क्या दिखाती है, तो ट्रेजिक फिगर है, वो सर्व एज अ ब्रिज। ब्रिज यानी कि देखिए ये ब्रिज है, ये दो साइड है, तो बिटवीन क्या है गुड, एक साइड इसका गुड है, दूसरी साइड इसका इविल वर्जन दिखाती है, यानी कि बुरा और अच्छा। अल्टीमेटली सेक्रीफाइस हरसेल्फ फॉर जस्टिस। और लास्ट में क्या होता है, नैन्सी जो जस्टिस के लिए इसकी जो हमारा ओलिवर है उसकी जान बचाने के लिए अपने आप को सेक्रीफाइस करती है। इसका एक एग्जाम्पल है ओलिवर्स अनवेवरिंग काइंडनेस डिस्पाइट सफरिंग शो हिज इनहेरेंट गुडनेस। तो देखिए बहुत ही ज्यादा तकलीफ होने के बावजूद उसकी जो काइंडनेस है वो यहाँ पे अच्छे से दिखाई गई है। देखिए इसके बाद एक और एग्जांपल है, वो आप चाहे तो अपने आंसर के अंदर ऐड कर सकते हैं, मैंने ऐसे ही दिया गया है। थर्ड पॉइंट है हमारा द रोल ऑफ फेट एंड फ्री विल। तो देखिए थ्रू द ओलिवर ट्विस्ट डिकेंस एक्सप्लोर द वेदर इंडिविजुअल्स आर शेप्ड बाय द सर्कमस्टेंसेस और हैव अ पावर टू चेंज देयर डेस्टिनी। तो देखिए जो ओलिवर ट्विस्ट है इसके द्वारा वो दिखाता है कि हमारा जो डिकेंस है, कह सकते हैं कि कोई लोग होते हैं तो वो एक इंडिविजुअल यानी कि एक व्यक्ति, कोई व्यक्ति अपनी लाइफ को कुछ सर्कमस्टेंसेस, कुछ लोग होते हैं जो अपने हालात को लेके बैठे रहते हैं और उनकी लाइफ को शिफ्ट करते हैं। जैसे कि कोई इंसान है वो क्या करता है, उसकी गरीबी लेके बैठ रहता है कि मैं गरीब हूँ, मेरे से कुछ नहीं होता, तो वो उनकी लाइफ किस चीज से शेप होती है, सर्कमस्टेंसेस से उनकी। बट कुछ ऐसे लोग होते हैं जिनके पास अपनी डेस्टिनी, इनका नसीब बदलने का भी पावर होता है, वो ओलिवर ट्विस्ट के एक जो उनके कैरेक्टर से दिखाते हैं। While Oliver is frequently at the mercy of others। तो देखिए उस दौरान क्या होता है कि जो ओलिवर है उसको बहुत सारे लोगों की मर्सी यानी कि उनकी दया भी मिलती है। He is eventually saved through the kindness and preservance। तो देखिए उसे लास्ट में क्या होता है कि उसको दया से बचा लिया जाता है, ब्राउन लोग उसकी हेल्प करते हैं, सजेस्टिंग दैट गुडनेस कैन ट्रायम्फ ओवर द हार्डशिप। और जब लास्ट में जब ओलिवर की लाइफ अच्छी सेट हो जाती है तो वो क्या दर्शाती है कि जो बुराई होती है, हार्डशिप होती है, वो क्या है गुडनेस से क्या हार्डशिप पे विजय पा सकता है, ट्रायम्फ। तो गुडनेस से आप क्या कर सकते हैं, हार्डशिप पे विजय पा सकते हैं। एग्जाम्पल ओलिवर एक्सीडेंटली इनकाउंटर विथ मिस्टर ब्राउनलो लीड्स हिज सेलिब्रेशन। तो देखिए क्या होता है कि जब ओलिवर एक्सीडेंटली मिस्टर ब्राउनलो को मिल जाता है, जब वो चोरी करने जाता है और मिस्टर ब्राउनलो के घर पे और वहां पर फंस जाता है, तो ब्राउनलो उसकी हेल्प करते हैं
यही चीज क्या दिखाती है, द रोल ऑफ फेट एंड फ्री विल। आगे का पॉइंट है हमारा फोर्थ पॉइंट है द नोवेल्स नैरेटिव स्ट्रक्चर। द नोवेल फॉलो अ लीनियर स्ट्रक्चर with Dickens using the suspense and coincidence to drive the plot। फर्स्ट ऑफ ऑल दोस्तों, मैं एक चीज आपको समझाना चाहता हूँ, व्हाट इज लीनियर स्ट्रक्चर। देखिए, छोटा सा कॉन्सेप्ट है लीनियर और नॉन लीनियर। लीनियर का मतलब होता है जो स्टोरी इंट्रोडक्शन यानी कि उसकी स्टार्टिंग होती है, उसका मिडल होता है और उसका एंड होता है। देखिए, तो लीनियर स्ट्रक्चर का मतलब होता है कि स्टार्टिंग, मिडल और एंड। तो देखिए, इन तीन चीजों के द्वारा समझिए 1 2 और 3 इस पाथ में जो चलती है स्टोरी उसको कहते हैं लीनियर। और कोई ऐसी स्टोरी भी आपने देखी होगी कभी कभार जो स्टोरी एंड से शुरू होती है और फिर उसकी स्टोरी आगे बढ़ती है, जैसे फिल्मों में कभी कभार नॉन लीनियर अप्रोच आपने देखा होगा। एग्जाम्पल है, आप देखिए कि जब एक मूवी है इसका नाम है महाराजा, तो उसके अंदर नॉन लीनियर स्ट्रक्चर को यूज करा गया है with Dickens using the suspense and coincidence to drive the plot। तो देखिए, प्लॉट को चलाने के लिए यानी कि स्टोरी को आगे समझाने के लिए वो क्या करते हैं, सस्पेंस वाली चीजों को भी और कोइंसिडेंस वाली चीजों को ऐड करते हैं। द सीरियलाइज फॉर्मेट अलाउ द हिम टू इंगेज रीडर्स व्हाइल वीविंग इन सबप्लॉट दैट डिपेंड द मेन नैरेटिव। तो देखिए, जो सीरियलाइज यानी कि सीरीज में होने वाले जो इस फॉर्मेट है, तो वो डिकेंस को अलाउ करते हैं इंगेज रीडर। देखिए, जो सीरियलाइज यानी कि एक के बाद एक जो हमारे सीन्स होते हैं वो इंगेज करते हैं रीडर्स को, तो सब प्लॉट के साथ और डिपेंड द मेन नैरेटिव और नैरेटिव को समझाते रहते हैं इसके साथ। द ओमनिशिएंट नैरेटर प्रोवाइड बोथ ह्यूमर एंड स्केटिंग क्रिटिसिज्म। तो देखिए, जो ओमनिशिएंट जो सबसे बड़ा नैरेटर है वो क्या करता है कि जो नैरेटर है वो ह्यूमर यानी कि कुछ मजाकिया चीजें भी दिखाता है और उसके साथ क्या करता है कि बहुत ज्यादा हार्श क्रिटिसिज्म भी देता है समाज को, मेकिंग द स्टोरी इंगेजिंग एंड थ्रू आउट द प्रोवोकिंग, थॉट प्रोवोकिंग। तो देखिए, क्या होता है कि जो स्टोरी इस द्वारा से क्या होता है, ह्यूमर और क्रिटिसिज्म देने के द्वारा इंगेजिंग रहती है। रीडर्स जो होते हैं या जो हमारे देखने वाले होते हैं उनको इंगेजिंग लगती है और उसको इससे क्या होता है, थॉट प्रोवोकिंग होता है। थॉट प्रोवोकिंग का मतलब होता है कि लोग सोचने लगते हैं कि क्या ऐसी भी सोसाइटी हुआ करती थी जहां पर बच्चों पे इतने ज्यादा जुल्म हुआ करते थे। एग्जाम्पल समझते हैं, द मिस्ट्री ऑफ ऑलिवर्स पेरेंट्स इज रिवील्ड ग्रेजुअली एडिंग द इंटरव्यू। तो देखिए, जो एक स्टार्टिंग से ही हमें पता नहीं होता कि ओलिवर के पेरेंट्स कौन होते हैं, धीरे धीरे उसकी पेरेंट के बारे में हमें पता चलता है, तो वो हमें एक एंगेजिंग चीज लगती है और ज्यादा क्वेश्चन को उठाती है हमारे दिमाग के अंदर। द ड्रामेटिक चीज एंड डेथ ऑफ द बिल साइक्स हाईलाइट द टेंशन एंड मॉरल रिकॉग्निंग। देखिए, ये एक और भी एग्जाम्पल है। उसके बाद हमारा फिफ्थ टॉपिक है द स्टाइल एंड लैंग्वेज। तो क्रिटिकल एनालिसिस का हमारा फिफ्थ टॉपिक है स्टाइल एंड एनालिसिस। अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रहा है तो प्लीज वीडियो को लाइक करें, चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ जरूर से शेयर करना, और इसकी नोट्स पाने के लिए हमारे टेलीग्राम चैनल को जरूर से ज्वाइन कर लेना। तो चलिए आगे का हम देखते हैं। डिकेंस राइटिंग इन ओलिवर ट्विस्ट इज कैरेक्टराइज्ड बाय मिक्स ऑफ सैटायर। तो देखिए, इसके अंदर जो हमारी राइटिंग यूज करी है डिकेंस ने वो है मिक्स ऑफ सैटायर है। सैटायर का मतलब होता है कि जो हमारे सोसाइटी या किसी चीज पे सैटायर, इसकी कटाक्ष या क्रिटिसिज्म, एक तरह से सैटायर को कहा जाता है। मेलोड्रामा, रियलिज्म यानी कि सच्चाई। देखिए, सैटायर भी है इसमें, कुछ ड्रामा भी है और सच्चाई रियलिज्म भी दिखाया गया है इस कैरेक्टराइज बाय। देखिए, कैरेक्टराइज बाय मतलब इसकी लाक्षणिकता क्या है देखिए इस नॉवेल की। तो देखिए, कुछ सैटायर है, कुछ ड्रामा है और रियलिज्म भी दिखाया गया है, सच्चाई भी दिखाई गई है इस सोसाइटी की जो इंग्लैंड के अंदर थी। He used the irony expose the social hypocrisy। देखिए, जो आयरनी दिखाते हैं, जो किस चीज को एक्सपोज करता है आयरनी के द्वारा, तो हिपोक्रेसी, दम्भता, लोगों की दम लोग है, कितने बुरे या अच्छे दम लोग देखिए हिपोक्रेसी दिखाते हैं। while his vivid description of bring the 19th century London to life। तो इस जो डिस्क्रिप्शन दिखाया गया है वो क्या करता है, लंदन को एक रियल टू लाइफ दिखाता है, हमें एक ऐसे विजुअलाइज कराता है 19th सेंचुरी का लंदन को डिस्क्रिप्शन से। द कॉन्ट्रास्ट बिटवीन द रिफाइन एंड क्रिमिनल स्पीच पैटर्न्स रिफ्लेक्ट द स्टार्क क्लास डिवीजन इन द विक्टोरियन इंग्लिश। तो देखिए, लोग इसके अंदर जो कैरेक्टर्स है जैसे कि मिस्टर ब्राउनलो है या फिर बिल साइक्स है, तो देखिए जो मिस्टर ब्राउनलो है उनकी लैंग्वेज
एक सुपीरियर इलाइट लोगों की है, एकदम क्लीन और अच्छी लैंग्वेज जो हमें अच्छी लगे। बट उस ऑन द अदर हैंड जो बिल साइक्स है या फैगिन है, उनकी लैंग्वेज एब्यूजिव है, गंदी लैंग्वेज है। तो हमें पता चलता है कि वो लोग निचले क्लास से हैं, यानी कि वो चोर उचक्के हैं। और जैसे मिस्टर ब्राउनला है, वो एक अपर क्लास या अच्छे घर से है। यही दिखाता है विक्टोरियन सोसाइटी का एक डिवीजन, क्लास डिवीजन दिखाता है हमें। Example, the humorous yet bits description of the workhouse officials highlight their hypocrisy. The dark grim depiction of the Fagins then creates an atmosphere of danger and morality. तो देखिए, जो हमारा एक फैगिन कैरेक्टर है, उसका अंदर से हमें क्या समझ में आता है कि वो डेंजर है और मॉरल डिके है उसके अंदर। तो यही चीजें हमें समझाती है कि वो एक निचले क्लास से है। लास्ट या हमारा लास्ट में भी पॉइंट, हाँ लास्ट पॉइंट है हमारा मॉरलिटी एंड जस्टिस। इन पॉइंट को आप यूज करके अपने क्रिटिकल एनालिसिस का एक आंसर आपके एग्जाम में लिख सकते हैं। तो हमारा लास्ट पॉइंट हम यहाँ डिस्कस करते हैं। द नॉवेल प्रेजेंट अ क्लीन मॉरल फ्रेमवर्क वेयर द वर्च्यू इज इवेंचुअली रिवार्डेड। तो देखिए, ये नॉवेल है क्या प्रेजेंट करती है, तो क्लीन मॉरल फ्रेमवर्क, एक क्लियर मैसेज देती है कि जहां पर अच्छे गुण उनको रिवार्ड करा जाता है फाइनली, एंड इविल पनिश, और इविल जो होते हैं बुरे लोगों को पनिश होते हैं। लास्ट के अंदर क्या होता है कि जो ओलिवर की लाइफ अच्छी सेट हो जाती है, और जो हमारे जो इसके अंदर एंटागोनिस्ट है, तो वो मतलब कि विलन्स है, उन लोगों को पनिशमेंट होती है। वाइल डिकेंस एक्नोलेज दैट जस्टिस इज ऑफन डिले और फ्लॉ। तो देखिए, वाइल उसके देखिए वो कहते हैं कि एक्नोलेज भी कराते हैं, समझाती है कि जस्टिस इज ऑफन डिले। जस्टिस यानी कि न्याय कभी कभार डिले होता है, लेट होता है, और फ्लॉ भी होते हैं, इसके अंदर कुछ खामियां भी होती है। ही अल्टीमेटली अपहोल्ड अ विजन ऑफ मॉरल ऑर्डर। तो वो अल्टीमेटली क्या करते हैं, अपहोल्ड यानी उसको ऊपर लाते हैं। किसका, तो किसको लाते हैं ऊपर, तो देखिए विजन ऑफ मॉरल ऑर्डर। देखिए, मॉरल अच्छी बातों को ऊपर लाने की कोशिश करते हैं। वेयर काइंडनेस एंड ऑनेस्टी ट्रायम्फ ओवर द क्रुएल्टी एंड ग्रीड। देखिए, जो काइंडनेस एंड ऑनेस्टी है, उससे हम ट्रायम्फ यानी कि विजय। देखिए, काइंडनेस यानी कि दया, और ऑनेस्टी यानी कि हमारे जो ऑनेस्ट रहते हैं लोग, जिससे कि हम ऑनेस्टी का मतलब होता है ईमानदारी, और ट्रायम्फ का मतलब होता है जीत। किसके ऊपर, क्रुएल्टी और ग्रीड। क्रुएल्टी और ग्रीड का मतलब होता है लालच। तो लालच पे ऊपर हम काइंडनेस और ऑनेस्टी से विजय पा सकते हैं। एग्जांपल है मिस्टर बम्बल्स डाउनफॉल इल्यूस्ट्रेट द कॉन्सिक्वेंस ऑफ इंस्टीट्यूशनल करप्शन। तो देखिए, मिस्टर बम्बल का जो डाउनफॉल था वो दिखाता है क्या, इंस्टीट्यूशनल करप्शन करता है तो वो उसकी लाइफ रुइन होती है। एग्जांपल है ओलिवर रियूनियन विद हिज ट्रू फैमिली रिइंफोर्स द आइडिया दैट गुड अल्टीमेटली प्रिवेल। तो देखिए, जो ओलिवर लास्ट के अंदर अपनी फैमिली और अच्छे लोगों के साथ रहता है, वो दिखाता है कि जो अच्छी चीजें हो लास्ट में जीतती है या उनको रिवार्ड मिलता है। तो कंक्लूजन में है, ओलिवर ट्विस्ट इज नॉट जस्ट अ नॉवेल अबाउट द ऑर्फन स्ट्रगल, इट इज पावरफुल क्रिटिक ऑफ द विक्टोरियन सोसाइटी। आगे का आप खुद से पढ़कर भी अच्छे से समझ सकते हैं। आई होप यहाँ तक आपको वीडियो पसंद आया है। वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक जरूर से करना। और जो लोग लास्ट के अंदर रुके हैं उनके लिए एक चीज़ है कि देखिए, यहाँ पर मैंने कैरेक्टर एनालिसिस भी यहाँ पर ऐड करा है। तो ओलिवर ट्विस्ट का देखिए यहाँ पे सिंबोलिज्म ऐड करा है, फैगिन का कैरेक्टर ऐड करा है मैंने, यहाँ पे बिल साइस का है, और कुछ देखिए तो नैन्सी का भी कैरेक्टर हमने ऐड करा है, मिस्टर ब्राउनलो का भी। और उसके साथ साथ देखिए सिंबोलिज्म क्या यूज करेंगे। अगर आपको क्वेश्चन पूछा जाता है कि इस नॉवेल के अंदर क्या सिंबोलिज्म यूज करे हैं, तो यहाँ पे आप रीड कर सकते हैं। देखिए, कुछ सिंबोलिज्म है, और इसके अंदर और भी मैंने थीम्स इन ओलिवर ट्विस्ट ये भी ऐड करा है। तो आप लोग इसको ऐड करके अपना एक अच्छा आंसर क्रिएट कर सकते हैं। थैंक यू सो मच। आपको ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ फिर से मैं कहता हूँ, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें। दोस्तों, मेरा चैनल इतना भी ग्रो नहीं हो रहा है, तो प्लीज़ इतना हेल्प कर सकते हैं। चलिए, बाय बाय।